दोस्तों स्वागत है डेड एंड पार्ट 6 में। पर उसके पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। शुरू करते हैं डेड एंड पार्ट 6। तुम दोनों तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मुझे हल्का सा याद है कि तुमने मुझे बचाया था, फिर प्राचीन मंदिर से राधा के पुराने कपड़ों के टुकड़े भी मिले थे। लेकिन अगर तुम सच में राधा हो तो इतने सालों तक सामने क्यों नहीं आई? अपने बेटे से मिली क्यों नहीं? समय आने पर सारे जवाब मिल जाएंगे, बस फिलहाल मेरा विश्वास करो। चंडिका के उस वार ने चेहरे को ढकी पट्टियों को तार तार कर दिया था और वह चेहरा देखकर चंडिका भी पल भर को स्तब्ध रह गई। और यही पल युद्ध का निर्णायक क्षण सिद्ध हुआ। चलो जेकब, कहीं मेरे हाथों इसका खून ना हो जाए। बोल तो ऐसे रही हो जैसे आज तक तुमने मच्छर तक को नहीं मारा। ब्लैक कैट, जब तुम मुझे जंगल में मिली थी, अगर उस वक्त मुझे अपने ऊपर शक ना हो रहा होता तो मैं तुम्हें वहीं मार देती, पर तुम्हारी मौत शायद इस जगह पर लिखी। मुझे मार पाना या ना मार पाना तुम्हारे बस में नहीं, पर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? जैसलमेर गुप्त लैब, वैज्ञानिक की हत्या और उसे अदृश्य होने वाले सीरम का फॉर्मूला चुराना। याद आया? याद आया या नहीं आया, उससे तुम्हारा क्या संबंध है? तूने जिस वैज्ञानिक की हत्या की थी उसी का खून मेरी रगों में है। अंकल जैकब, आप चंडिका को लेकर ध्रुव के पास पहुंचिए, मैं भी वहीं आती हूँ। जैकब ने बहस में एक पल भी नहीं गवाया। वह जानता था कि इस वक्त वे दुश्मन के इलाके में हैं और बंदी बनने का अर्थ एक धीमी और बेइज्जती वाली मौत है। मठेश की शक्ति फरसा थी और शक्ति पर ज्यादा निर्भर रहना योद्धा की कमजोरी होती है, और ध्रुव हमेशा आत्मविश्वास का फायदा उठाकर जीतता है। पूरे मठ में सूचना फैल चुकी है कि ध्रुव मठ में आ गया है और वे तुम्हें देखेंगे जरूर। मठ के केंद्रीय अखाड़े में तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी मौत की भीख मांगते हुए। मैं सिर्फ रक्षा के लिए लड़ता हूँ, खेल या शौक के लिए नहीं। रक्षा ही तो करनी है, चंडिका और जेकब के प्राणों की रक्षा। अब या तो तुम मुझसे पूरे मठ के सामने लड़ोगे या ये अपनी सांसों के लिए अपने आप से भीख मांगेंगे। ओह, भीख मंगवाने का बहुत शौक है तुम्हें, इसीलिए अपनी गद्दी बचाने के लिए मुझसे लड़ने की भीख मांग रहे हो। दूंगा मैं। हमारे बीच जो लड़ाई अधूरी छूट गई थी वह पूरी जरूर होगी। वह लड़ाई एक बिन बुलाए मेहमान के कारण अधूरी रह गई थी, वरना मैं तो तुम्हें तभी मार देता। छल की लड़ाई में किस्मत दुष्टों का साथ नहीं देती वक्र। पर मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा। यह बात उस लड़ाई की है जो वर्षों पहले मेरे और तुम्हारे बीच में उस अज्ञात टापू पर हुई थी, अन्ना के सामने। याद है? ओह, तो वह तुम थे। उस अधूरी लड़ाई ने तो मेरे दिमाग को हमेशा परेशान रखा। आज वह परेशानी भी दूर हो जाएगी। वाह, क्या संयोग था वह संयोग नहीं था, मुझे बिना बताए ले जाया गया था। अगर अन्ना जीवित होते तो आज यह सवाल मैं उनसे पूछता। ऊपर जाकर पूछ लेना, मैं तुम्हें भेज दूंगा वहां पर। मुझे हल्का हल्का सा याद है कि अन्ना ने उसके पहले और बाद में भी सर्कस में कुछ दिन स्पेशल शो किए थे, पर तुमसे मिलने से पहले यह प्रश्न जन्मा ही नहीं था। जन्मना तो तुझे भी नहीं चाहिए था, पर चलो, भगवान हर बार अपनी गलती कहाँ तक सुधारता फिरे। आज मैं उसकी मदद कर देता हूँ। उसने मेरी मदद करके कई बार बड़ा एहसान चढ़ा रखा है मुझ पर। इतना ही भरोसा है अपने भगवान पर कि एक निहत्थे के सामने आज तुम्हें जिरब अख्तर पहन कर आना पड़ा। यह कवच मेरी शक्ति है, जैसे तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी शक्ति है। लगाओ दिमाग और उतरवा दो मेरा परिधान। यह जिरब अख्तर, डर लग रहा है ना? और डरो। और वह इसलिए क्योंकि इस बार कोई मूवर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा। जानते हो क्या? क्योंकि इस बार वह खुद मेरी कैद में है। वक्र के वारों में बिजली जैसी चपलता थी और तूफान जैसी शक्ति। साथ ही ध्रुव इससे पहले 2 शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करके थक गया था। उसके वार वक्र पर असर नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन वक्र के वार उसके मुंह में खून का खारा स्वाद जरूर भर रहे थे। कवच शरीर पर रहते वक्र को मात देना असंभव था। कलारी या टू के दांव दोनों तरफ से चले जा रहे थे और अब ध्रुव के कवच के जोड़ों पर सटीक वार कर रहा था। जोड़ खुल रहे थे और कवच बिखर रहा था। इसकी आंख में तो जैसे स्कैनर फिट किए हैं। मेरी कवच का हर कमजोर जोड़ ढूंढ लिया है इसने। फिर से इसके दिमाग में पेवस हिप्नोटिज्म लिंक को जागृत करना होगा। न जाने इसके कोमा में जाने के बाद वह लिंक अब तक है भी या नहीं। वक्र के चुटकी बजाते ही
लड़ाई का पासा बदल गया। ओह, मेरे वार चूक रहे हैं। मैं अपने वारों की दिशा और गति में भ्रमित हो रहा हूँ। मुझे कुछ करना होगा, वह भी जल्दी। अभी याद आया, मैदान के कोने में एक बाड़ा है और उसमें सांड है, प्रैक्टिस और शिकार के लिए। यह जरूर उसी वशीकरण सूत्र के कारण है जो गिलगिले ने मेरे दिमाग में स्थापित कर दिया था। मेरे कोमा से वापस आने के बाद इसका प्रभाव इस बार मामूली है, लेकिन वह मामूली अंतर ही वक्र की जीत और मेरी हार के बीच का फासला है। इधर सांड बाड़े से बाहर आता है और लड़ाई का रुख एक बार फिर बदल गया। ओह, यही शक था मुझे। यहाँ न जाने कितने ऐसे सांडों की बलि दी है तुमने। आज ये तुम्हारी बलि मांग रहे हैं। क्या कहूँ मैं इनसे? मार डालो इन सांडों को, भाले फेंकना, गोलियां मत चलाना, वरना वक्र को भी लग सकती है। सांडों पर भालों की बारिश होने लगी, पर ध्रुव के रहते भालों का उन तक पहुंच पाना असंभव लग रहा था। रोक ले इन सांडों को ध्रुव, वरना जेकब और उस लड़की की जान गई, समझा? संधानी निर्मम मौत देने के लिए ही कुख्यात है। क्या छोड़ेगी इसे या अपनी जान को? ओ जहनसीब, आज तो जो मांगती वो मिल जाता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम गौरांगी हो, या राधा कहूं तुम्हें? हंटर्स के इतिहास की सबसे खूंखार ऑपरेटिव। जलन होती थी मुझे तुमसे, पर क्या करती? सुना था कि तुम मर चुकी हो, पर जब से सुना था कि यहाँ मठ में तुम देखी गई हो, तब से सामना होने की प्रार्थना कर रही थी, ताकि मैं साबित कर दूं कि संघानी सर्वोत्तम से भी उत्तम है। तो तू है संघानी, यूक्रेन में पिट कर आने वाली। हंटर्स के फॉर्मूले की खोज का कारण तू ही है, और ध्रुव पर आई मुसीबत का भी। मैं भी यह सब कब का छोड़ चुकी थी। तेरी वजह से मुझे वापस इस मारकाट की दलदल में कदम रखना पड़ा, और अब मेरी वजह से ही तू यह काम तो क्या, अपनी जिंदगी भी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। यह हो सकता था। तू जवान है, नई टेक्निक्स में माहिर है, पर यहाँ सवाल ध्रुव की जीत और हार का है। इन दोनों के बंधनों ने उसके हाथ बांध रखे हैं, इसलिए तू कभी नहीं जीत सकती और मैं कभी हार नहीं सकती। चलो, अब तुम्हें ध्रुव के बंधे हाथों को खोलना है। तुम सच में राधा हो? तुम्हारे फाइटिंग मूव्स तो बिल्कुल वही हैं। सवाल जमा करके रखो, जवाब एक साथ मिलेगा, पर मिलेगा ध्रुव की जीत के बाद। इधर सांडों की टक्कर ने वक्र के कवच के परखच्चे उड़ा दिए थे और भालों की बरसात भी बदस्तूर जारी थी। अब किसी भी समय हंटर्स की पूरी टोली मैदान में कूद सकती थी। तनाव चरम पर था कि तभी वक्र की कड़कती आवाज ने सबको बुत कर दिया। रुक जाओ, ध्रुव ने जो किया ठीक किया, मैं गलत था। मुकाबला बराबरी का ही होना चाहिए। मैं अपना सुरक्षा कवच उतार कर लड़ूंगा और कोई भी प्रहरी हमारे बीच में नहीं आएगा, ना हमारे प्रहरी और ना सांड। मंजूर है तुम्हारी ये चालाकी मुझे। सांडों के हाथों, सॉरी खुरो तले मरने से बचने के लिए न्याय प्रिय होने का इफेक्ट देने का ड्रामा बचा नहीं पाएगा तुम्हें। नहीं, अब मैं वाकई यह लड़ाई तुमसे ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ। लो, मैंने तुम्हारे दिमाग से हिप्नोटिज्म सजेशन हटा दिया है। सच में कमाल है। ठीक है, अब जो श्रेष्ठ हो वही जीते, यानी मैं। चंडिका और जैकब वे भी सुरक्षित है। यह अच्छा किया तुमने। वाह, यह मैंने तो नहीं किया। तुम्हारा कलरी याटू में अभ्यास अच्छा है, लेकिन दाव पुराने हैं। मैंने कुछ नए दावों का आविष्कार किया है। चख के देखो और स्वाद बताओ, नमक ठीक है ना? अब ध्रुव और वक्र दोनों ही खुलकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। हर वार एक कार की टक्कर जैसा था। दोनों की हड्डियां लगातार कड़क रही थी। यह तय हो चुका था कि इस लड़ाई का फैसला मौत से ही होगा। वक्र को अब तक बचाकर रखना काम आ गया। अगर वह हार भी गया तो ध्रुव को इतना थका देगा कि ध्रुव जल्दी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। दो अद्भुत योद्धाओं के बीच हो रहे इस अतुलनीय युद्ध का चरम आ चुका था। शरीरों की पूरी शक्ति निचर चुकी थी। वैसे भी ध्रुव अभी अभी बैट से उठा था और कई दुश्मनों का सामना करने के बाद यहाँ तक पहुंचा था। उसकी ऊर्जा ज्यादा तेजी से खत्म हो रही थी। खेल खत्म ध्रुव। अगर आज नाना जी यहाँ पर होते तो अपनी आंखों से देखते कि वे किसे हंटर्स का नायक बनाना चाहते थे। अब बोलो, क्या कहते हो? कैद में पूरी जिंदगी या जिंदगी की कैद से आजादी? मुसीबत भाले की तरह होती है वक्र। गर्दन पर टिका इसके लोहे का फल मौत की धमकी जरूर देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह लोहा लकड़ी के दम पर हुंकार भर रहा होता है। अब तुम बोलो, हंटर्स का साथ छोड़ोगे या जिंदगी का? ओफ, अब वक्र को बचाने के लिए बलि चाहिए, ध्रुव की बलि। मौत तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव ध्रुव, लेकिन उसे रोकने के लिए ना ध्रुव कुछ कर सकता था और ना ही उसके मददगार। सभी मददगार ध्रुव को बचाने के लिए अखाड़े में कूद तो चुके थे,
लेकिन बेटे की सुरक्षा के लिए माँ से भला पहले कौन पहुंच पाता। यह कौन है? राधा? राधा यानी यही है मेरी माँ? ध्रुव से पहली बार आमना सामना हुआ था राधा का। एक अघोषित युद्ध विराम हो गया था। सभी राधा का रहस्य जानने को बेताब थे। राधा माँ, आप ठीक तो है ना? ये तो बेहोश है। किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले यह ध्यान से देखना कि तुम्हारी माँ ही है ना। संभल कर ध्रुव, इसका चेहरा आंख से झुलसा हुआ है। ब्लैक कैट ठीक कर रही है। एक मिनट, इनके चेहरे पर प्रोस्थेटिक मास्क है, खास बनवाया लगता है, यानी इस चेहरे के नीचे एक दूसरा चेहरा है। और वह यह गौरांगी ही है। मैं इसे जले चेहरे के बावजूद पहचानता हूँ तुम्हारी माँ, वरना यह तुम्हारी जान बचाने को क्यों कूदती। इधर मास्क हटते ही वक्र और मठेश के साथ साथ पूरे मठ के निवासी चौंक उठे। यह क्या? यह तो